Hey everyone, welcome back. I hope you guys missed me because I did. And let's get back to artificial intelligence. This is a chapter जहाँ पर हम लोग statistical data के बारे में बात करेंगे. But before we quickly begin, if you've forgotten about me, my name is Akash Singh. I am an AI engineer. I work for a company called Samsara. I have been teaching on YouTube for almost 4 to 5 years, and my only aim is to make things easier for you. तो इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिस्टिकल डेटा कैसे यूज होता है एआई में. सो बेसिकली इस सेशन में दो पार्ट्स होंगे. फर्स्ट इज नो कोड एआई. अर्लियर क्या होता था, हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ता था, पाइथन सीखना होता है, सी प्लस प्लस सीखना होता है. बट विद द एडवेंट ऑफ न्यू एआई टेक्नोलॉजीज एंड न्यू सिस्टम्स आप बिना कोड किए चीज़ें बना सकते हो. तो हम लोग देखेंगे आजकल वो कैसे हो रहा है. एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखेंगे कि कैसे स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ हो रहा है आजकल, कैसे आप उसके लिए पढ़ सकते हो. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ नो कोड एआई फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा. आपने ये तो देखा ही होगा कि डेटा साइंस एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. सो डेटा साइंस में हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, जहाँ पर नंबर्स के थ्रू हम लोग ये चेक करते हैं कि पॉपुलेशन में क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, एवरेज क्या है, मीडियन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एआई का कोर्स ले रहे हो तो एवरेज मार्क्स क्या थे पिछले साल बच्चों के, या फिर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ कितने लोगों ने टॉप किया. ऑल दैट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स. इसकी वजह से हम लोग डेटा एनालिसिस कर पाते हैं एंड चेक कर पाते हैं कि स्टूडेंट्स में प्रोग्रेस हो रहा है, मार्क्स से रिलेटेड चैप्टर्स बड़े हैं या नहीं. एंड ऑल्सो वी कैन यूज मशीन लर्निंग टू predict the future, to predict the marks in the upcoming exams. So in summary, data science is used to understand and analyze actual phenomena with data, not only your marks but also कितनी rainfall होने वाली है, wind की speed किसी सिटी में कितनी होने वाली है. सो इसमें वेरियस टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस. सो ये सब चीज़ें मिला के, जहाँ पर आप मैथ यूज़ कर रहे हो, कोडिंग यूज़ कर रहे हो, एक नॉलेज यूज़ कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, वो सब चीज़ें मिला के आपको देता है डेटा साइंस. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आजकल जो डेटा है वो बहुत बढ़ गया है. तो उसके अंदर एक ऑब्जर्वेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, आपको देखने के लिए कि आप उस डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हो, डेटा साइंस इज़ वेरी नेसेसरी. सो डेटा साइंस के मल्टीपल एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं. फर्स्ट इज इंटरनेट सर्च. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था उसमें कुछ 20 मिलियन पेजेस थे. तो लैरी पेज और उनके साथ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सारे पेजेस को इंडेक्स किया ताकि यूजर्स सर्च कर पाए वेरियस वेबसाइट्स. अब जो नंबर ऑफ पेजेस है वो इंक्रीज हो चुका है 4 बिलियन प्लस. बट स्टिल वी यूज अ सिमिलर अप्रोच ऑफ डेटा साइंस, जहाँ पर आप गूगल के थ्रू ये सारे पेजेस को सर्च कर सकते हो. अगर डेटा साइंस नहीं होता तो गूगल भी नहीं होता. नेक्स्ट इज टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. आपने देखा होगा, अगर आपको एड्स आ रही है यूट्यूब पे, तो स्पेसिफिकली अगर आप जेई की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कुछ कोचिंग सेंटर्स की एड्स आने लगेंगी. अगर आप फुटबॉल ज़्यादा देखते हो तो आपको प्रॉबेबली अमेजोन में फुटबॉल खरीदने की एड्स आती होंगी, एंड सो ऑन. सो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस. सो क्या होता है, डेटा साइंस के थ्रू ये चेक किया जाता है कि आप कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा व्यू कर रहे हो. एंड फॉर एग्जाम्पल, इज इट स्पोर्ट्स, और इज इट कार्स, और इज इट स्टडीज. सो ये चेक करके आपको एड्स दी जाती हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो. इसकी वजह से आप वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में टारगेट एडवर्टाइजिंग कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 10 to 15 के बीच में है तो आपको एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ एड्स दिखाई जाएंगी. अगर आप 21 to 30 की एज में हो सकता है आपको घर की एड्स या फिर कार्स की एड दिखाई जाएंगी. सो इन शॉर्ट, डेटा साइंस की वजह से आप उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर सकते हो जिनके लिए वो एड्स वेरी बेनिफिशियल या यूजफुल होंगी. नेक्स्ट इज जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ बायोलॉजी. सो बायोलॉजी का एक मेन एम क्या था कि जो ह्यूमन जेनोम है या फिर जो ह्यूमन डीएनए है, इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं. सो ऑलमोस्ट अराउंड 2000s में अराउंड $4 बिलियन लगा के साइंटिस्ट ने ये पता किया कि ह्यूमन डीएनए में कौन कौन से पार्ट्स हैं. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्ट्स होते हैं. एंड स्लोली एंड स्टेडिली यूजिंग दिस डेटा, स्पेसिफिक मेडिकेशंस क्रिएट की गई, स्पेसिफिक थेरेपी स्टार्ट की गई ताकि जो इफेक्ट है मेडिसिन का वो इम्प्रूव हो जाए. सो ये सब भी कैसे हुआ, ये सब भी डेटा साइंस की वजह से हुआ, क्योंकि जो आपके अंदर डीएनए होता है, डीएनए में भी आई थिंक ATCG ऐसा कुछ होता है. ये सब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ में, मल्टीपल परमिटेशंस में, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल होते हैं. ऑलमोस्ट अराउंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करके एक मॉडल बनाया जाता है जिससे आपको पता चले कि
ह्यूमन डीएनए में कौन कौन से पार्ट्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टारगेट दोज पार्ट्स. सो द मेन एम ऑफ डेटा साइंस इन जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स इज कि जो रिस्क प्रिडिक्शन है किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड, अगर आपको कैंसर का एक सोल्यूशन निकालना है, वो सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं इसके थ्रू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लो कोड एंड नो कोड एआई अप्रोच. नाउ ये जो टॉपिक है थोड़ा थियोरेटिकल होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आई विल ट्राई टू गिव एन एग्जांपल, बट लेट्स लुक एट अ समरी फर्स्ट. हाई कोड में क्या होता है, एक इंजीनियर या फिर डेवलपर पाइथन लैंग्वेज सीखता है या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखता है, जावा या फिर HTML सीखता है, एंड लाइन बाय लाइन वो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है. लो कोड में ये सब चीज़ें एनकैप्सुलेट हो जाती हैं, ये सब ज़्यादा कोड करना नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हाई कोड सॉफ्टवेयर डेवलपर ने 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखा, तो इसकी एक फाइल बना के वो एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एक लो कोड एप्लीकेशन में यूज हो पाए. फॉर एग्जाम्पल डेवलपर 1 इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट डेवलपर 2 जो यहाँ पर है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. ही डज नॉट वॉन्ट टू राइट ऑल दोज लाइन्स. सो वो क्या करेगा, ये जो 1000 लाइन्स है इसको जो इनकैप्सुलेट करके सिंगल लाइन में क्रिएट किया गया है वो बुलाएगा यहाँ पर, एंड उसको ये सेम फंक्शनैलिटी लो कोड में मिल जाएगी. सो इसका फ़ायदा क्या है, कम काम करना पड़ेगा. बट आजकल क्या है, ये सब चीज़ें भी डेप्रिशिएट हो गई है, मतलब कि आपको कोड करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है. अब आप एक यूज़र इंटरफेस देख सकते हो जिसमें आप डायरेक्टली चीज़ों को ज्वाइन करके एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो. सो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है लेफ्ट टू राइट, सो यहाँ पर जो डेवलपर है वो बहुत एडवांस्ड है, उसको बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है. बट जैसे ही एक यूज़र नॉन टेक्निकल हो जाता है, जैसे एक नॉर्मल पर्सन को कोड करना हो, तो वो एक नो कोड या फिर लो कोड अप्रोच को यूज़ कर सकता है. एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द हाई कोड अप्रोच. आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग मैगी. नाउ मैगी आपको पता है दुकान में मिलती है, बट अगर एक हाई कोड डेवलपर को मैगी क्रिएट करनी हो तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले व्हीट फ्लोर लेगा, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स है वो धीरे धीरे करके कलेक्ट करेगा, जैसे पाम ऑयल है, सॉल्ट है, व्हीट है, एंड ऑल दीज थिंग्स वो धीरे धीरे करके हर जगह से कलेक्ट करेगा एंड एक पतीले में डाल के उसको मिक्स करेगा. दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच. यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जो डेवलपर है उसको सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक जगह देखनी पड़ रही है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर आपको व्हीट फ्लावर लाना है आपको एक फैक्ट्री से लाना पड़ेगा, पाम ऑयल लाना है तो दूसरी फैक्ट्री से लाना पड़ेगा. सो अलग अलग जगह से आप इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके एक जगह में डाल रहे हो. सो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत है. सो दैट इज़ वाई हाई कोड टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल. नेक्स्ट इज अ लो कोड अप्रोच. आपने डायरेक्टली मैगी का पैकेट मंगाया ब्लिंकिट से या फिर आपने दुकान से खरीद लिया. इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एंड ऑलमोस्ट एनी वन कैन मेक मैगी. सिमिलरली इन अ लो कोड अप्रोच, प्रोग्रामर्स नीड टू राइट सम कोड मैनुअली. आपको क्या है, पतीला लेना पड़ेगा, थोड़ा पानी लेना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, एंड थोड़ी देर के लिए कुक करके आपकी मैगी जो है तैयार हो जाएगी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लो कोड अप्रोच. अब सेम चीज़ नो कोड में कैसे दिखेगी. नो कोड में आपने क्या किया, आप स्विगी पे गए, जोमेटो पे गए, आपने डायरेक्टली मैगी को ऑर्डर कर दिया एंड आपके हाथ में थोड़ी देर में मैगी बनी बनाई आ जाएगी. एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नो कोड डेवलपमेंट. यहाँ पर आपको कुछ भी नेसेसिटी नहीं था इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करने का. आपने सिर्फ एक ऐप खोला, अपने ऐप में 2 या 3 क्लिक किए, पेमेंट की, एंड विद इन सम टाइम यू हैव मैगी इन योर हैंड्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नो कोड AI और नो कोड अप्रोच. सो बेसिकली इन तीनों अप्रोचेस में आपको ये सिखाया जा रहा है कि अर्लियर जब कंप्यूटर्स क्रिएट हुए थे तब बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती थी, एंड धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है आपका जो कोडिंग एफर्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड आजकल आप बिना कोडिंग के भी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो. सो एक नो कोड अप्रोच कैसा दिखता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक फूड डिलीवरी ऐप बनानी है. दिस इज़ अ फूड डिलीवरी ऐप कॉल्ड स्नैक. सो आपके घर पे ये कोई भी चीज़ डिलीवर कर देती है 10 से 15 मिनट में. अगर आपको सेम चीज़ विदाउट कोड क्रिएट करनी है तो आप कैसे क्रिएट करोगे. सबसे पहले आप देखोगे कि एक होम पेज क्रिएट किया आपने, जैसे ये, फिर इसमें आपने आइकन्स डाले, आपने फूड टाइप्स डाले, एंड कोई भी यूज़र अगर क्लिक करेगा तो क्या चीज़ ओपन होगी. सो ये सब चीज़ें आप विजुअली कर रहे हो ना कि कोड करके. And this is an example of no code approach. You do not have to write anything, you just have to drag and drop. इसके लिए थोड़ा सा लर्निंग कर्व होता है. Not everyone can do a no code approach in the first go, but it is very easy to do. For example, 1 या 2 days में आप एक अच्छी सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो.
सो द मेन क्वेश्चन इज कि कोडिंग की वजह से आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्रिएट किए, डेवलपर्स काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, बट हमें नो कोड क्यों चाहिए? सो कोडिंग में जब भी आप देखोगे आपको मल्टीपल एरर्स आ जाते हैं, आपको डीबगिंग करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है डेवलपमेंट में, एंड हो सकता है आपका जो कोड है वो एंड में अच्छे से चले भी ना। सो अगर आप नो कोड एआई यूज़ कर रहे हो, नो कोड अप्रोच यूज़ कर रहे हो, तो आपके जो कोडिंग एरर्स है दे बिकम वेरी लेस, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी चीप। आपको ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट नहीं करनी है, आपको डेवलपर को नहीं बोलना है पैसे देके कि मेरे लिए ये चीज़ बनाओ। आपको एक प्रोडक्ट मैनेजर नहीं चाहिए वो जो डेवलपर को समझाए कि चीज़ें कैसे बनानी है। आपको सॉफ्टवेयर्स में पैसे नहीं खर्च करने हैं। आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए विच इज़ अ नो कोड प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी। सो वही चीज़ है कि आपको स्टाफ को कलेक्ट नहीं करना है, एंड नो कोड एआई इज़ वेरी ईजी टू यूज़। even you can create applications using a no code AI tool, and since ये visual है, आपको कोडिंग नहीं करनी है, आपको मेन्यू में देख के सिर्फ चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यू कैन सी कि आप जो बना रहे हो वो रियल टाइम में दिखेगा कैसे। आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, आइकन्स इंक्रीज कर सकते हो, आप उसके फीचर्स अपने मन मुताबिक कर सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी ईजी इन अ नो कोड अप्रोच। एंड हु कैन यूज दिस नो कोड एआई? सो जनरल पब्लिक, इसके लिए आपको ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। एज आई सेड, आप भी यूज़ कर सकते हो क्लास 10th में, क्लास 9th, क्लास 8th में। एंड नॉन टेक्निकल यूज़र्स के लिए, नॉन टेक्निकल पीपल के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, आपको पाइथन सीखना पड़ रहा है, जावा सीखना पड़ रहा है जस्ट टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर ऐप। बट आजकल अगर आपको सेम कैलकुलेटर ऐप बनानी है, यू जस्ट हैव टू गो टू अ नो कोड प्लेटफॉर्म। यू जस्ट चूज कि आपको कैसा दिखाना चाहिए, आपको क्या लॉजिक डालना है, एंड यू आर डन विद इन अ फ्यू आवर्स। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीज टूल्स? जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेसिबिलिटी, एनीवन कैन यूज इट, इट्स वेरी फास्ट। इसमें आपका डेवलपमेंट टाइम बहुत कम हो जाता है, आपका जो एफर्ट है वो भी बहुत कम हो रहा है। एंड फोर्थ इज द इनोवेशन पार्ट, क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत फास्ट है, 2 से 3 घंटे में आप ऐप्स बना सकते हो, एंड इसके लिए कुछ लर्निंग कर्व भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो आपकी जो आइट्रेशंस है, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे आपने प्रोजेक्ट 1 बनाया, प्रोजेक्ट 2 बनाया, प्रोजेक्ट 3 बनाया, एंड सो ऑन। सो आपका जो इनोवेशन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, एंड आप नई नई चीज़ें बना सकते हो, नई नई चीज़ें यूज़र्स को दे सकते हो, खुद के लिए बना सकते हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए बना सकते हो। तो इट क्रिएट्स अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। बट इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर आपने एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है एंड उसमें जो जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं, आप सिर्फ वही यूज़ कर पाओगे। बट अगर आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये होम पेज है एंड आप जो आइकन्स हैं उसमें सिर्फ 4 डाल सकते हो उस प्लेटफॉर्म में, बट अगर आपको एक फिफ्थ आइकन डालना है बीच में जो अवेलेबल नहीं है फीचर, तो आप वो नहीं कर पाओगे। ये सब चीज़ें जब आप एक हाई कोड अप्रोच में कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लैपटॉप खरीद रहे हो, तो लैपटॉप के अंदर जितनी रैम है वो फिक्स्ड होती है, आपकी जितनी स्पेस है वो भी फिक्स्ड होती है, उसका जो स्क्रीन साइज है वो भी फिक्स्ड है। बट अगर आप एक पीसी को असेंबल कर रहे हो, विच इज़ ऑल्सो रेलिवेंट टू अ हाई कोड अप्रोच, तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपकी रैम क्या हो, आपका मदरबोर्ड कौन सा होगा, आपकी स्क्रीन कौन सी होगी, आपका कीबोर्ड कौन सा होगा, एंड सो ऑन। सो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। सेकेंडली, यहाँ पर जो चीज़ें थोड़ी सी ऑटोमेटेड हैं, आपको सारी चीज़ें खुद नहीं करनी है, तो जो एआई है, एआई आपको हेल्प करेगा कि आपका होम पेज कैसा होना चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए, मेन्यू कैसा होना चाहिए, लॉजिक कैसा होना चाहिए। सो जनरली क्या होता है, ये चीज़ें बहुत ऑटोमेटेड होती हैं, तो यूज़र्स क्या करते हैं, ये चीज़ों को चेंज करने में भी थोड़ा एफर्ट लगता है, तो वो नहीं करते हैं। एंड जिसकी वजह से जो आपकी एप्लीकेशंस है बहुत ही सिंपल बनेंगी, बहुत ही जेनेरिक बनेंगी। एंड देर आर ऑलवेज सिक्योरिटी इश्यूज। जब आप नो कोड अप्रोच यूज करोगे तो आपको एक लेयर चाहिए होती है सिक्योरिटी की। तो एक बेसिक सिक्योरिटी लेयर क्रिएट करना वेरी इजी। बट अगर आपको चाहिए कि आपकी ऐप को कोई हैक ना कर पाए या फिर मल्टीपल मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज कर पाए, तो वो बहुत टफ हो जाता है ये लो कोड अप्रोच में और या फिर नो कोड अप्रोच में। सो देर आर पॉपुलर नो कोड टूल्स जैसे एज़्योर मशीन लर्निंग। सो आप एमएल मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो विदाउट हैविंग टू टच एनी कोड। सिर्फ आपको डेटा कलेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म में डालना है, आप वहाँ पर ट्रेन कर सकते हो मॉडल्स, इवैल्यूएट कर सकते हो, एंड डायरेक्टली आप अपनी एप्लीकेशन में भी डाल सकते हो। अनदर प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड गूगल क्लाउड ऑटो एम एल। इसमें भी सेम फीचर्स हैं, सिर्फ कंपनी डिफरेंट है। जो पिछला वाला प्लेटफॉर्म था वो था अमेजोन का, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है दिस इज फ्रॉम गूगल। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द सिमिलर फंक्शनैलिटीज, बट द content owner or the platform owner is Google. For your syllabus, Orange Data Mining is the tool which helps you visualize data.
आप अपने डेटा को प्रोसेस कर सकते हो विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड. It is used for analysis and it is relatively very easy when you compare to the tools provided by Amazon or Google. सो ये सब नो कोड टूल्स हैं जैसे Azure मशीन लर्निंग, गूगल क्लाउड, ऑरेंज डेटा माइनिंग, लोब एआई, टीचेबल मशीन. सो इनके अलग अलग डिटेल्स हैं, अलग अलग टाइम पे ये रिलीज हुए थे. तो जो Azure है, सॉरी, Azure is not from Amazon, it's from Microsoft, that's my bad. सो 2014 में रिलीज हुआ था. धीरे धीरे करके बहुत सारी नई नई नो कोड और लो कोड प्लेटफॉर्म्स भी रिलीज हुए हैं. सो ये सारी डेट्स हैं उनकी. सो इफ़ यू डू नॉट नो मी, माई नेम इज़ आकाश. अगर आप ये वीडियो यहाँ से देख रहे हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एट दिस पॉइंट, प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट अंडर द वीडियो. वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, जहाँ पर हम लोग स्टेटिस्टिकल डेटा के बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट, अ क्विक MCQ टू टेस्ट योर नॉलेज. सो ऑरेंज डेटा माइनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टम कोडिंग. नो कोड, लो कोड और नन ऑफ दीज हमने देखा. ऑरेंज डेटा माइनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नो कोड, which is not the feature of a no code approach. So no code approach visual होता है, कोड फ्री होता है, जहां पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बट इट इज नॉट हाईली एक्सपेंसिव, इट इज वेरी चीप रिलेटिवली. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. Dash assembly relies on developers to write and deploy code. So developers कहाँ यूज होते हैं? जब आपका असेंबली में हाई कोड यूज हो रहा हो, आपको डेवलपर्स बुलाने पड़ेंगे. दे हैव टू राइट द कोड, फिर उसको प्रोडक्शनाइज करना पड़ता है, डीबग करना पड़ता है. सो दिस इज एन हाई कोड अप्रोच. फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑफन लिमिटेड इन. हमने देखा कि नो कोड जो है वो ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं है. आप खुद की मन मुताबिक चीज़ें नहीं कर पाओगे मैक्सिमम ऑफ द टाइम. सो नो कोड अप्रोच इज लेस फ्लेक्सिबल. The organization is heavily dependent on developer resources. This statement is true for जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा हाई कोड अप्रोच कर रहे हो, तो डेवलपर्स होंगे बहुत सारे. डेवलपर 1 होगा, डेवलपर 2 होगा, 3 होगा, प्रोडक्ट मैनेजर होगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होगा, एंड ऑल दिस टीम विल बी नेसेसरी जब आप एक हाई कोड अप्रोच यूज़ कर रहे हो. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिकल डेटा. हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या है. मीन, मीडियन, मोड आपने डेफिनेटली मैथ्स में पढ़ा होगा. हम लोग देखेंगे कि ऑरेंज डेटा माइनिंग दिखता कैसे है. हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बट आई विल गिव यू एन आइडिया कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं वहाँ पर. एंड हाउ डज ऑरेंज डेटा माइनिंग और अ लो कोड अप्रोच अफेक्ट योर AI प्रोजेक्ट साइकिल. आई होप आप भूल नहीं गए हो कि AI प्रोजेक्ट साइकिल भी हम लोगों ने पढ़ा है, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो देर आर कपल ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स. सो इंडिया में मोर दैन 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट 130 करोड़. बट अगर आपको ये पता करना है कि इंडिया में कितने परसेंटेज ऑफ लोग लिटरेट हैं, कितने लोगों को इंग्लिश बोलना आता है या फिर किसी मैथमेटिक्स सॉल्व करना आता है, तो आप ये सारे 130 करोड़ लोगों को जाके नहीं पूछोगे कि आपको इंग्लिश आता है या फिर आपको मैथ्स आता है. दिस इज़ अ वेरी एफर्टफुल प्रोसेस. सो हम लोग एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग. अगर हमें पता करना है इंडिया में कितने लिटरेट लोग हैं, तो हम लोग ये 130 करोड़ लोगों से नहीं पूछेंगे. हम लोग एक छोटा सा सबसेट लेंगे, छोटा सा सैम्पल लेंगे ऑफ ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल और 10,000 पीपल, विच विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि लोगों में लिटरेसी रेट कितना है. क्योंकि हम लोग सारा डेटा नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो व्हाट वी डू इज़ वी डू स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, जहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन के एक थोड़े से पार्ट को, फॉर एग्जाम्पल 0.00001% लोगों को ही पूछेंगे, या फिर ऑलमोस्ट 30 रेस टू 10 इज अ लॉट, 10 रेस टू 8 लोगों को ही पूछेंगे. जस्ट अ मैथमेटिकल एग्जाम्पल, सो दैट ओनली अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज यूज टू क्रिएट एन एनालिसिस. ये हाईली एक्यूरेट नहीं होता है, बट इट विल गिव यू वेरी गुड आइडिया कि इंडिया में लिटरेसी रेट कितना है. So this is known as statistical sampling. Next topic is descriptive statistics. So descriptive statistics का मतलब है आप अपनी population को define कर रहे हो, describe कर रहे हो कि मेरी population में average weight कितना है, average height कितनी है, average age कितनी है. So all these descriptions are created by the use of 3 metrics. First is the mean, second is the mode, and third is the median. So mean is the average. For example, अगर आपके पास ये 5 नंबर है, तो इसका मीन क्या होगा?
1 + 4 + 5 + 6 + 4 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। आई एम अज्यूमिंग कि आपने मैथ्स में ये सब पढ़ा है। मोड का मतलब है कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। सो यहाँ पर 4 होगा, 2 बार रिपीट हो रहा है। एंड मीडियन इज द वैल्यू विच इज इन द मिडल। इफ यू सॉर्ट द वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो वैल्यू बीच में आती है हम लोग उसको बोलते हैं मीडियन। सो ये 3 मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन को। सो राइट नाउ आपके लिए बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि एक सब क्यों होता है, बट लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। लेट्स से यू हैव गिवन योर मैथ एग्जाम एंड आपकी क्लास में 50 बच्चे थे एंड द प्रिंसिपल आस्क्स डिस्क्राइब द स्टेटिस्टिक्स ऑफ द मैथ एग्जाम। सो आप दे सकते हो कि मीन स्कोर जो बच्चों का था दैट वाज 79%, जो मोड था मैक्सिमम मार्क्स कितने आए बच्चों को दैट वाज 65, एंड मीडियन क्या है, मीडियन कुड बी अराउंड 45 मार्क्स, समथिंग लाइक दैट। सो इससे आपके प्रिंसिपल को एक आइडिया लग जाएगा कि ओके दिस वाज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस क्लास इन द मैथ एग्जाम। एंड यही चीज़ अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें तो हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नथिंग बट यू आर प्लॉटिंग ईच मार्क्स ऑन अ ग्राफ पेपर। सो हाउ डज इट लुक लाइक? सो लेट्स से दिस इज द मार्क्स, सॉरी इसको मार्क्स नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो y एक्सिस है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड जो x एक्सिस है दैट इज आर मार्क्स। सो अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हाउ विल द मार्क्स लुक लाइक? सो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक एवरेज स्कोर ही मिला होगा, फॉर एग्जाम्पल अराउंड लेट्स से 50 मार्क्स, एंड बहुत कम बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे लाइक 90 मार्क्स, एंड बहुत कम बच्चों को अगेन बहुत कम मार्क्स मिले होंगे लाइक 20 मार्क्स। तो जब आपका डेटा सेट एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन में होता है जहाँ पर आपका एवरेज मिडिल पे आता है, दैट इज नोन एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन जनरल आप नेचर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर में जनरली ये चीज़ें दिखती हैं। अगर आप एक पॉपुलेशन लोगे, उन सब के वेट्स भी प्लॉट करोगे तो उसको आप इसी फॉर्म में देख पाओगे। इसके दो वेरिएंट्स है, एक लेफ्ट स्क्यू एंड एक राइट स्क्यू। सो लेफ्ट स्क्यू में क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चों को अच्छे मार्क्स आए हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट स्क्यू है, क्योंकि वो ग्राफ थोड़ा लेफ्ट की तरफ कम रहेगा, राइट की तरफ ज़्यादा रहेगा। एंड द राइट स्क्यू मीन्स राइट में थोड़ी वैल्यूज़ कम है एंड लेफ्ट में वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है। सो इससे आप पता कर सकते हो फ्रीक्वेंसी क्या है मार्क्स की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा। सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट डिस्ट्रीब्यूशंस। The next topic that comes is probability. In simple terms, you can just say that it is a chance of a thing occurring. What is the chance that it rains in Bombay tomorrow? What is the chance that Virat Kohli scores 100 tomorrow? What is the chance that Ronaldo scores a hat trick in his next game? So this is not reality. This is just an experiment. जब हम लोग probability की बात करते हैं, it is just a likelihood, और हम लोग सिर्फ बात करें कि okay ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हम लोग श्योर नहीं है कि वो चीज़ होगी, बट हम लोग ये बोल सकते हैं ओके मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 80% श्योर हूँ कि रोनाल्डो नेक्स्ट गेम में हैट्रिक मारेगा। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। एक और कंसेप्ट आता है वेरिएंस का। सो लेट्स से वी आर प्लॉटिंग द मार्क्स ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स। अगेन आई विल गिव दैट एग्जाम्पल क्योंकि ईजी है थोड़ा। सो यहाँ पर लेट्स से okay, so instead of marks let's plot age and weight. ठीक है, सो जिसकी एज कम होगी फॉर एग्जांपल 5, उसका वेट कम होगा 25। जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा होगी हो सकता है उसका वेट थोड़ा और ज़्यादा है। एंड दिस इज़ लाइक एज इज़ 20, वेट थोड़ा बढ़ गया लेट्स से 60। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको बताते हैं कि एज वर्सेस वेट एक्स कॉमा वाई, ये सारे पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई हैं। जब आप एक एवरेज लाइन निकालोगे इनके बीच से कि एक जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन जो सारे पॉइंट से नज़दीक है, और आप उसको ये भी बोल सकते हो मीन। सो इस लाइन से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ, हाउ मच इज अ पॉइंट वेरीड फ्रॉम द मीन, तो हम लोग उस चीज़ को वेरिएंस बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली नथिंग बट अ मेजरमेंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ नंबर्स इन अ डेटा सेट। क्या मतलब है इसका, अगर आपकी वेरिएंस ज़्यादा है तो मीन लाइन से जो पॉइंट्स है काफ़ी दूर होंगे, बट आपकी अगर वेरिएंस 0 है
सो सारे जो पॉइंट्स हैं उस लाइन के ऊपर ही होंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन सी इट. वेरियंस मीन्स कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो कितने ज़्यादा स्प्रेड आउट हैं व्हेन यू लुक एट द मीन वैल्यू. स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ वेरियंस. हम लोग वेरियंस को वेरियंस का आई थिंक स्क्वायर रूट लेते हैं जिससे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है, क्योंकि वेरियंस कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू और अ पॉजिटिव वैल्यू. हम लोगों को अगर एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हम लोग वेरियंस को स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट लेते हैं. आई होप आई एम राइट. इफ आई एम रॉन्ग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड आउटलायर इज अ पॉइंट जो मीन से बहुत ही ज़्यादा दूर है. जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, हाउ फार इज इट फ्रॉम द मीन. सो ये पॉइंट के आसपास कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं एक आउटलायर है कि बहुत ही अलग पॉइंट है ये. So now let's look at orange data mining. So हम लोगों ने देखा था orange data mining is a machine learning tool which helps you in data analysis. जो वेरिएंस है, जो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन देखा, आउटलायर्स देखा, वो आप सब चीज़ें ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल से भी कर सकते हो. सो ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल कुछ ऐसा दिखता है. आपको आइकन्स दिखेंगे बहुत सारे. यहाँ पर ये आप आइकन्स डिफरेंट चीज़ें करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक होता है डेटा विजेट्स. डेटा विजेट से आप वेरियस टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल CSV फॉर्म. CSV फॉर्म इज नथिंग बट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. एक टाइप ऑफ डेटा सेट होता है. अगर आपको टेबल्स यूज कर रहे हैं तो आप टेबल्स भी यूज कर सकते हो. SQL यूज करना है तो ये सारे जो डेटा हैं आप यूजिंग द डेटा विजेट्स मेन्यू अपने ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल के अंदर डाल सकते हो. सो डेटा विजेट्स इज यूज टू input the data before you start the data analysis to see how does the data look like, how I can create an AI model out of it. Next is the data exploration widget. जो हम लोगों ने distribution देखा था, जो normal graph देखा था, जो skewed graphs देखे थे, वो सब चीज़ें आप visualization widget से create कर सकते हो. And not only this distribution, आप इससे bar charts create कर सकते हो, आप इससे स्कैटर प्लॉट्स क्रिएट कर सकते हो, आप इससे लाइन चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो. सो इफ़ यू हैव दैट टूल डाउनलोडेड यू कैन गो एन एक्सपेरिमेंट. बट द विजुअलाइज विजेट्स बार गिव्स यू वेरियस ऑप्शंस कि आपको किस वे में अपने डेटा को देखना है, कौन सा वे बेस्ट रहेगा आपके डेटा को एनालाइज करने के लिए. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ विजेट इज ट्रांसफॉर्म विजेट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एज का डेटा है एंड एज का डेटा इज फ्रॉम 0 to 110, बट आपका जो ग्राफ है इसकी वजह से काफ़ी बड़ा हो रहा है एंड आपको चाहिए कि आपका ग्राफ थोड़ा सा छोटा हो जाए. तो हो सकता है आपको अपनी एज को नॉर्मलाइज करना हो. आपने अपनी एज को 1 से लेकर 10 की वैल्यूज़ दे दी. सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है 0 to 110 to 1 to 10, ये आप कर सकते हो ट्रांसफॉर्म विजेट से. इसमें आप चीज़ों को ग्रुप कर सकते हो टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ए हो गया विच हैज़ द एज ऑफ 10 to 15. ग्रुप B हो सकता है विच हैज़ एज 15 to 30. दिस ट्रांसफॉर्म विजेट गिव्स यू वेरियस ऑप्शन टू फिल्टर योर डेटा आउट ताकि आप एक ही सबसेट देख पाओ एंड आपको सारा डेटा एक साथ देखने की जरूरत ना पड़े. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज मॉडलिंग विजेट्स. दिस इज जनरली यूज्ड फॉर AI मॉडलिंग. फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेडिक्ट करना है कि किसी की एज 65 ईयर्स है. वॉट शुड द वेट बी और वॉट कैन द वेट बी. अगर आपको ये प्रेडिक्शन करनी है, अगर आपको वेट फाइंड आउट करना है या फिर हाइट फाइंड आउट करनी है तो यूजिंग दिस मॉडल विजेट्स आप वेरियस ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो ताकि आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सको. इसमें आपका एक क्लासिफिकेशन आता है. फॉर एग्जांपल आपके पास वेरियस मूवी सेट का डेटा है. आपको अपनी मूवी को क्लासीफाई करना है कि हॉरर मूवी है या फिर एंटरटेनमेंट मूवी है, ड्रामा मूवी है, हिस्टोरिकल मूवी है. सो उसमें क्लासिफिकेशन यूज़ होता है. की मीन्स है सपोर्ट वेक्टर मशीन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ये सब चीज़ें आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हैं AI प्रोजेक्ट साइकिल में, मॉडलिंग में. बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे 11th and 12th में भी. सो दीज आर नथिंग बट वेरियस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स. एंड फाइनली यू ऑल्सो हैव इवैल्यूएशन विजेट्स. जैसे हम लोगों ने मॉडलिंग में ये प्रेडिक्ट किया कि हाइट कितनी हो सकती है, वेट कितना हो सकता है, बट वी आर नॉट 100% श्योर कि वो जो आंसर है वो करेक्ट है. तो हम लोग को एक इवैल्यूएशन भी क्रिएट करना होता है कि ओके द आंसर वॉज 95% correct. So evaluation widgets give you nothing but a score. For example आपने पूरे साल AI की पढ़ाई की and eventually आपको बोर्ड एग्जाम में 99% मार्क्स आए. So you can say that your evaluation score was 99% and you are working very hard.
यू आर वेरी गुड एट सॉल्विंग AI प्रॉब्लम्स। सिमिलरली अगर आपने एक हाइट प्रेडिक्टर मशीन बनाई है या फिर वेट प्रेडिक्टर मशीन बनाई है, तो यूजिंग द evaluation widget you can give a score to that AI machine कि this machine is accurate 95% of the times. That is why evaluation widgets are used. सो लेट्स ट्राई टू रिकॉल द AI प्रोजेक्ट साइकिल। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग से कि हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वाई वॉट हाउ। हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, कौन सा टाइप ऑफ AI मॉडल क्रिएट होगा, फिर हम लोग उसको इवेल्युएट करते हैं एंड फाइनली वी प्रोडक्शनाइज इट और डिप्लॉय इट इनटू द रियल वर्ल्ड ताकि रियल यूजर्स यूज़ कर पाएँ वो चीज़। सो यहाँ पर जो ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल है वो आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है? आपको विजेट्स के थ्रू अपना डेटा अपलोड करने में हेल्प करता है, वो आपको डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है, डेटा एक्सप्लोर करने में। अगर आपका डेटा मिसिंग है तो आप उसमें वो चीज़ें हटा सकते हो, आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो, डेटा की सैम्पलिंग कर सकते हो। ये सब है डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप जब मॉडल क्रिएट कर रहे हो तो अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो इसके थ्रू एंड देन इवेल्युएट भी कर सकते हो। एंड प्लीज़ रिमेंबर ये सब जो चीज़ें विदाउट कोडिंग हो रही हैं, आपको पाइथन नहीं यूज़ करना है यहाँ पर। यू जस्ट हैव टू यूज़ द आइकन्स which are actually present in the menu. So this is the recap. हम लोगों ने प्रॉब्लम स्कोपिंग की थी, डेटा एक्विजिशन क्या होता है, अपलोड द डेटा सेट। आपने डेटा सेट अपलोड किया, आपने चेक किया कि मेरे पास सारा डेटा जो है वो अच्छा है या नहीं। कोई भी AI मॉडल क्रिएट करने के लिए द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर एक्यूरेसी इज गेट वेरी गुड डेटा। सो आप मिसिंग डेटा है वो हटा देते हो, फिर आप चेक करते हो कि आपको किस चीज़ के ऊपर ट्रेन करना है, आप एक टारगेट लेबल देते हो, देन यू एक्सप्लोर द डेटा सम मोर कि कौन से टाइप ऑफ डेटा है, आपका टेक्स्ट डेटा है या फिर म्यूजिकल डेटा है या वीडियो डेटा है। देन यू ट्रेन द मॉडल, यू इवेल्युएट द मॉडल एंड देन फाइनली यू स्टार्ट डूइंग प्रेडिक्शंस ऑन इट। एंड दिस इज हाउ अ नो कोड अप्रोच वर्क्स। ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये सारी चीज़ें विदाउट कोड कर पा रहे हो, विदाउट कोडिंग कर पा रहे हो एंड एनी वन कैन यूज़ इट। आज से 5 साल पहले ये सब चीज़ें एक वेरी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर कर रहा था, बट आजकल पीपल इन स्कूल और कॉलेजेस कैन ऑल्सो डू इट एंड दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ नो कोड अप्रोच। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द MCQs एंड सी कि आपको कितनी चीज़ें याद है। व्हाट टाइप ऑफ टूल इज ऑरेंज? एंड दिस इज फॉर योर होमवर्क। प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स व्हाट इज द राइट आंसर। ऑरेंज किस टाइप का टूल है? विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग ऑरेंज? अगर आपने मेन्यू बार ध्यान से देखा होगा उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बट दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स व्हाट द करेक्ट आंसर इज। What type of data can be imported into Orange? CSV, Excel, SQL databases. All of the above data sets can be imported into Orange. What does the data table widget in Orange primarily facilitate? So this is again homework for you. I'm giving all this homework because आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं इसमें इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा एंड योर प्रैक्टिकल्स आर फॉर 20 मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम्स, बट ओवरऑल आपका 50 मार्क्स का है वेटेज। सो प्लीज़ फोकस ऑन द प्रैक्टिकल्स एज वेल। Which component in Orange enables users to evaluate the performance of machine learning models? So test and score is the correct answer for this. Okay, so this was it for today's session. I hope you realized that AI is very easy because of the no code tools. अगर आपको इस सेशन में सारी चीज़ें समझ में आए, please do not forget to like the video and subscribe to the channel. And we will have to try to upload more frequent sessions जहाँ पर आपका जो practice है, आपकी जो learning है बहुत ज़्यादा easy हो जाए upcoming board exams के लिए. Alright, this was it from my end. Please let me know how it went. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.